अरे मैं कितनी बेवकूफ़ लड़की हूँ, उसे अब सच में खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि किसी का तो नंबर ले लेना चाहिए था। अब वो अपने भाइयों को दोबारा कब मिल पाएगी? ये सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था और अफ़सोस हकीकत बनकर सीने में चुभ रहा था। कम से कम वो सूरज भाई से तो नंबर लेकर आती, जिसने अच्छे खासे अंदाजे में उसका मज़ाक बनाया था। अगर कभी-कभार उसका मूड ख़राब होता, तो वो उससे बात करके अपने मन का बोझ हल्का कर सकती थी। हँस सकती थी, खुद को फिर से सँभाल भी सकती थी, लेकिन बस अब यादें थी जो हर रात उसे सोने नहीं देती थी। आज से कुछ साल पहले वह अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए मनाली गई थी। पहाड़ों का रास्ता, ठंडी हवा और हँसी-ठिठोली के बीच अचानक रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तारा ने जैसे ही जाकर देखा तो गाड़ी में सार्थक बैठा हुआ था। खून से सना हुआ था, बेहोश और बिल्कुल अकेला। उस पर तारा का दिल अजीब से घबराहट और दया से भर गया था। वह अपनी फ्रेंड के साथ उसे अस्पताल लेकर गई थी और फिर काफी देर तक उसके पास बैठी रही। उसकी सांसें, उसकी बंद आंखें, हर चीज उसे अनजाने में अपनी ओर खींच रही थी। लड़के के होश में आने के बाद भी तारा उसके पास ही रुकी हुई थी, जैसे अगर वह उठते ही उसे छोड़ देगी तो कुछ टूट जाएगा। सार्थक को वह लड़की पहली नजर में ही बहुत अच्छी लगी थी। उसकी सादगी, उसकी आंखों की बेचैनी, होठों पर रुकी हुई मुस्कान सीधे उसके दिल पर उतर गई थी। लेकिन उसके पास उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। न नाम ठीक से, न कोई नंबर, बस एक एहसास जो धीरे धीरे उसकी सांसों में घुलता चला गया। उसे लग रहा था ये सिर्फ कुछ दिनों का नशा है जो खुद ब खुद दिमाग से उतर जाएगा। लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद भी वो उसे भूल नहीं पाया था। वह हर चेहरे में उसे ढूंढता था, हर रात उसी की याद में करवटें बदलता था। उस रात तारा भी उसी के बारे में सोचते सोचते सो गई थी, दिल में एक अजीब सी टीस और होठों पर अनकही मुस्कान लिए। अगली सुबह उसने अपने मंगेतर से बहाना बना लिया। उसे अपने आगे की भविष्य के लिए एचडी में एडमिशन करवाने जाना है, उसे अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी करनी थी। लेकिन अब टाइम पास के लिए उसने पीएचडी करने का भी इरादा बना लिया था। इस तरह उसे घर के रोक-टोक भरे माहौल से थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती। दोस्त वैसे भी ज़्यादा नहीं थे, बस 2-3 लोग थे, जो आजकल अपने-अपने काम में बहुत बिज़ी रहते थे और तारा की दुनिया और भी सिमटती जा रही थी। तारा जैसे ही एडमिशन की फाइल सबमिट करवाकर पलटी, तो वह किसी भारी चीज़ से टकरा गई। "अंधे तो नहीं हो गए हो?" वह गुस्से से बोली, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह ऊपर उठी, तो सामने ही सार्थक खड़ा था। उसके बाकी शब्द वहीं मुंह में अटक कर रह गए। दिल जोर से धड़क उठा और सांसें जैसे रुक सी गई। थोड़ी ही दूरी पर सूरज खड़ा था। तारा को देखते ही वह तेजी से चलता हुआ उसके पास आ गया। मुस्कुराते हुए बोला, "हेलो मिस्टर, कैसे हो तुम? मुझे तो लगा था कि अब कभी तुमसे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन लगता है हम तुम्हें पसंद आ गए हैं।" उसकी बात में शरारत भी थी, अपनापन भी। तभी सार्थक ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, "यही बात मुझे तुम लोगों से करनी चाहिए थी।" और चुपचाप तारा को बोलते हुए देखता रहा। सूरज की रोशनी तारा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी ब्राउन भूरी आंखें चमक रही थी, जैसे उनमें सालों की अधूरी बातें कैद हो। सार्थक ने उसी कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ था और वह अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराने आया था। तब तारा को इस बारे में पता चला तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई और सार्थक के जाने के तुरंत बाद ही उसने एडमिशन की फाइल दोबारा से भर दी। इस बार उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट चुना था। उसके होठों पर शरारती सी मुस्कान फैल गई थी और आंखों में शर्त नाच रही थी, जैसे वह किस्मत से आंख मिचौली खेल रही हो। कॉलेज के पहले दिन जब वह अंदर दाखिल होने लगी, तो उसकी नज़र सामने जाते हुए सार्थक पर पड़ी। वह सर झुकाए अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा था। तारा का दिल मचल उठा। वह छोटे बच्चों की तरह उछलते कूदते उसके पीछे भागी। हल्का सा थप्पड़ सार्थक के सिर पर दे मारा। इससे पहले कि सार्थक कोई प्रतिक्रिया देता, सामने खड़ी लड़की को देखकर उसके होठों से अनजाने में एक हल्की सी सांस निकल गई। आंखों में हैरानी, खुशी और बरसों का रुका हुआ दर्द एक साथ उमड़ आया। वह धीरे से बोला, "तुम यहाँ?" और तारा की आवाज भी कांप गई जब उसने कहा कि शायद कुछ मुलाकातें अधूरी नहीं होती, बस देर से पूरी होती है। उस पल दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में धड़कते दिल की आवाज, अधूरे जज्बातों का दर्द, एक नए प्यार की शुरुआत साफ महसूस हो रही थी। क्या बदतमीजी है, जो बात मैं चाहकर आमने सामने कर सकती हूँ तो तुम्हें दूर से क्यों करनी चाहिए? तारा का गुस्सा उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे डरा लोगे? क्योंकि मेरे पास तुम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया था और अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता सकती हूँ। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं
और इसी वजह से कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सार्थक ने उसकी बात सुनकर नाक से जैसे मक्खी उड़ाई और बिना रुके तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। तारा उसके बराबर होने की कोशिश में हलकान हो रही थी, क्योंकि सार्थक बहुत तेज चल रहा था। वह लगभग दौड़ते हुए उसके पीछे जा रही थी। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई ही थी कि अचानक उसका पैर फिसला, वो बेकाबू होकर उससे जा टकराई। उससे पहले कि वह जमीन पर गिरती, सार्थक ने फुर्ती से उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे थाम लिया। दोनों उसी पल एक दूसरे के बेहद करीब थे। तारा उसके सीने की गर्माहट और सांसों की तपिश अपने माथे पर महसूस कर रही थी। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, दिमाग सुन पड़ गया था। वहीं सार्थक की हालत भी उससे अलग नहीं थी। उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी कमर पर कस गई थी और नजरें तारा की आंखों में उलझकर रह गई थी। कुछ पल वे दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे, जैसे आसपास की दुनिया थम सी गई हो। लेकिन कॉलेज के गलियारों से गुजरते स्टूडेंट की नजर जब उन पर पड़ी तो दोनों अचानक हड़बड़ाकर अलग हुए। सीधे खड़े होते सार्थक ने नरम आवाज में पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तारा को अपनी धड़कनों की आवाज अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। उसके गाल अपने आप लाल पड़ गए थे। उसे खुद को संभालने में काफी वक्त लग गया था। क्लास में पहुंचते ही उसने सबसे पहले सार्थक से यही कहा, आज तुमने अपना एहसान चुका दिया। उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, आज मैंने तुम्हारी मदद कर दी। ये सुनकर वो पहले चौंका, फिर बातों को समझते हुए हल्के से गर्दन हिला दी। लेक्चर के बीच में तारा लगातार बातें किए जा रही थी। वह एक पल के लिए भी चुप नहीं हो रही थी। क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती? सार्थक ने अपने होठों को सख्त बनाते हुए कहा। तो तारा ने गर्दन हिलाते हुए चिढ़कर जवाब दिया, तो फिर किसी और के साथ जाकर बैठ जाओ। यहाँ पर मेरा दिमाग मत खाओ। मैं अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ क्लास लेने आई हूँ, तुमसे फालतू बातें करने के लिए नहीं। उसकी बात तारा को बुरी लगी। वह भी पलट कर बोली, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई हंसकर भी बात करे। फिर भी मैं बात कर रही हूँ, जाओ जाकर किसी और से बात करो। यहाँ तुम्हारी तरह हजारों नमूने बैठे हुए हैं। ये कहकर सार्थक उठकर कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी क्लास में अभी काफी टाइम था और तारा ढबढबाई आंखों से उसकी पीठ को घूरती रह गई। एक नंबर का खड़ूस इंसान है, जरा भी तमीज नहीं है लड़कियों से कैसे बात की जाती है। पागल साइको इंसान। कल थोड़ा सा ख्याल भी रख रहा था जैसे मेरा कोई बहुत अपना हो, और आज देखो ये कहते हुए वो फिर से अपनी किताबों पर झुक गई। कुछ ही सेकंड बीते थे कि उसके बगल में एक और क्लास फेलो आकर बैठ गया। उसका नाम जितेंद्र था। वह दिल्ली का ही रहने वाला था। उसका नेचर काफी घुला मिला हुआ था। थोड़ी ही देर में तारा उसके साथ बिल्कुल फ्रैंक हो गई। सार्थक जब दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो न जाने क्यों तारा को किसी और लड़के के साथ हंसते हुए देखकर उसके तन बदन में आग सी लग गई। मगर उसने कुछ कहा नहीं और तारा की बराबर वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अब उससे लेक्चर पर भी फोकस नहीं हो पा रहा था। बार बार उसकी नजरें भटकती तारा की तरफ चली जाती थी। तारा ये सब अच्छी तरह महसूस कर रही थी और दिल ही दिल में उलझन और सुकून दोनों से लड़ रही थी। जब छुट्टी का टाइम हुआ वे दोनों बाहर निकले तो तारा एहसान जताने वाले अंदाज में बोली, अगर तुम मुझसे सॉरी कर लो तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। और वह फिर उसके बराबर में चलने लगी। इस बार सार्थक ने अपनी गर्दन झुका ली और बहुत धीमी आवाज में बोला, सॉरी। तारा को बड़ी मुश्किल से उसकी आवाज सुनाई दी। तब तक वह उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। कॉलेज के गेट पर पहुंचते ही तारा के सामने निशांत खड़ा था और वह एक झटके में हकीकत की दुनिया में लौट आई थी। थोड़ी देर पहले उसके दिमाग में जो महल खड़े हुए थे पल भर में ढह गए। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? निशांत के सब तीखे थे। क्लास ले रही थी। तारा ने शांत रहने की कोशिश की। मेरे कॉल क्या तुम्हारे क्लास से ज्यादा जरूरी नहीं थे? निशांत का लहजा और कड़वा हो गया। मेरा ख्याल है तुम्हें अपने सवाल का जवाब काफी देर पहले मिल चुका होगा, तारा ने ठंडे स्वर में कहा। निशांत बस उसका चेहरा घूरता रह गया। गाड़ी में बैठते ही वो फिर बोला, तुम्हारे ये फालतू की बातें शादी के बाद में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी लंबी जुबान काट कर आना। मुझे बदतमीजी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी बिना वजह हुक्म चलाने वाले आदमियों से बहुत नफरत है, तारा ने दो टूक जवाब दिया। निशांत ने गुस्से में झटके से गाड़ी रोकी और चिल्लाया, मेरी गाड़ी से उतरो। ये सुनकर तारा ने हैरानी से उसका चेहरा देखा। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कहा अभी और इसी वक्त गाड़ी से उतरो, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। निशांत, तुम पागल हो गए हो क्या? तारा की आवाज कांप गई। ये रास्ता सुनसान है। इतना वक्त हो गया है मैं यहाँ अकेली। उसके बाकी शब्द मुंह में ही रह गए, क्योंकि निशांत ने उसे सच में हाथ से पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लिया।
उस पल तारा को अपने पिता भीम सिंह की सख्त लेकिन सुरक्षित बाहों की याद आ गई और उसकी आंखों से बेबस आंसू बह निकले, जिनमें दर्द भी था, डर भी और कहीं गहरे में छिपी हुई वो उम्मीद भी जो जाने अनजाने में सार्थक से जुड़ती जा रही थी। इससे पहले कि तारा कुछ समझ पाती, ईशांत अपनी गाड़ी भगा चुका था। सड़क की धूल और उसके दिल का दर्द एक साथ हवा में घुल गया था। तारा का दिल तकलीफ से भर गया, आंखें अनजाने में नम हो उठी। कांपते हाथों से उसने अपना मोबाइल निकाला ताकि अपने पिता भीम सिंह को कॉल करे, उनकी पसंद के आदमी की हरकतों के बारे में बता सके। लेकिन स्क्रीन जल्दी ही बुझ गई क्योंकि मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी। उस पल पहली बार उसे इस वीरान रास्ते में डर महसूस हुआ। उसने सिर झुका लिया और छोटे-छोटे कदम उठाती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगी, जैसे हर कदम उसके टूटते भरोसे का बोझ ढो रहा हो। अभी वो कुछ ही सेकंड चली थी। एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी, ब्रेक की आवाज ने उसकी धड़कन और तेज कर दी। वह घबराकर पीछे की तरफ हटी थी कि जानी-पहचानी आवाज कानों में पड़ी। लगता है तुम्हारा वो हैंडसम मंगेतर तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला गया है। सार्थक की आवाज सुनते ही तारा के होंठ अपने आप हल्की सी मुस्कुराहट में ढल गए। आंखों में डर के साथ साथ सुकून भी उतर आया। गाड़ी की पिछली वाली सीट पर सूरज व कार बैठे थे। दोनों ही अपने अपने अंदाज में बोले, हम तो कहते हैं कि ऐसे आदमी को शादी से पहले ही उसके मुंह पर मंगनी की अंगूठी फेंक दो, इस मंगनी को ही तोड़ दो। सूरज ने जोश में आते हुए कहा, ऐसे आदमी जिंदगी भर सिर्फ अपना ही सोचते हैं। तारा उनकी बात सुनकर बस फीकी सी मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मेरे पिता भीम सिंह का हुक्म नहीं होता तब तक मैं ये रिश्ता खत्म नहीं कर सकती, वरना मैं उनकी नजरों में बहुत बुरी लड़की बन जाऊंगी। वह तो पहले भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। उसके शब्दों में नमी साफ महसूस हो रही थी, जिसे देखकर सूरज और अभय चुप हो गए। तभी सार्थक ने बात बदलते हुए नरमी से पूछा, क्या तुम हमारे साथ खाना पसंद करोगी? कसम से बहुत भूख लगी है। तारा ने हल्का सा सिर हिलाया और बोली, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। उसके बाद वे लोग साथ में खाना खाने के लिए होटल चले गए। होटल में कदम रखते ही तारा की आंखें ठहर गई, क्योंकि उसे सारी कहानी एक ही नजर में समझ आ गई थी। उसका वही मंगेतर जिसने उसे सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ दिया था, उसी होटल में एक लड़की के साथ बैठा हंसते हुए बातें कर रहा था और उसका हाथ अपने हाथों में लिए हुए था। तारा का सीना जैसे किसी ने भींच लिया हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, सार्थक ने कुर्सी खींचकर उसे अपने पास बिठा लिया। अब तारा की नजरें अपने मंगेतर को ढूंढ ही नहीं पा रही थी। सार्थक जानबूझकर उसका ध्यान भटकाने में लगा हुआ था। उसकी प्लेट में खाना डालते हुए बोला, पहले कुछ खा लो, खाली पेट दर्द और बढ़ जाता है। तारा बस उस आदमी का चेहरा देखती रह गई, जो किसी और के दिए हुए जख्म पर बिना सवाल किए मरहम रख रहा था। उधर ईशांत उस औरत के साथ इतना घुल मिल चुका था कि उसे ये तक पता नहीं चला कि तारा वहीं मौजूद है। उनके जाने के बाद भी वो लोग कुछ देर वहीं बैठे रहे, मगर अब तारा को किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। घर वापस पहुंचकर उसने अपने पिता भीम सिंह को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उल्टा उसे डांटते हुए बोले, तुम बहुत छोटी दिमाग की बनती जा रही हो। तुम्हें इतना तो समझ होना चाहिए कि वह बिजनेस में है। उसके हजारों तरह के बिजनेस हैं। लड़कियों के साथ उठना बैठना आम बात है। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता वैसा ही हो जैसा तुम समझ रही हो सकता है वह किसी बिजनेस डील पर गया हो। तारा की आंखों में आंसू बह निकले और उसने कांपती आवाज में कहा, पिताजी, कौन सी बिजनेस डील में आदमी दूसरी औरत का हाथ पकड़ता है? भीम सिंह गुस्से में खड़े हो गए और सख्त लहजे में बोले, मुझे नहीं लगता उसने कुछ गलत किया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। अपने दिमाग को थोड़ा खोलो, वरना इस सोसाइटी में सरवाइव करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर वो वहां से चले गए। तारा टूटे हुए सपने की तरह वहीं खड़ी रह गई। वक्त अपना काम कर रहा था और तेजी से बीतता जा रहा था। सार्थक ने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह किसी लड़की के पर्सनल मामले में दिलचस्पी नहीं लेगा। लेकिन वह चाहकर भी अपने इस वादे पर टिक नहीं पाया। जब भी तारा उससे बात करती, वह सब कुछ भूल जाता, यहाँ तक कि ये भी कि वह किसी और की मंगेतर है। उसे बस इतना पता था कि वह उससे मोहब्बत करता है और ये मोहब्बत हर दिन और गहरी होती जा रही थी। अगले ही हफ्ते तारा के घर उसके पिता भीम सिंह के प्रमोशन की पार्टी रखी गई। पार्टी में हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मस्त था। तारा अलग एक टेबल पर चुपचाप बैठी हुई थी, जबकि उसका मंगेतर लड़कियों की भीड़ में घिरा हुआ था। उसे किसी भी चीज में कोई रुचि नहीं थी। वह बेहद बोर हो रही थी। तभी अचानक जानी पहचानी आवाज सुनकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा।
सामने सार्थक खड़ा था। काले रंग के सूट में वो बेहद हैंडसम लग रहा था और उसकी आंखों में वही पुरानी अपनापन भरी चमक थी। वे दोनों काफी देर तक साथ बैठे बातें करते रहे, बिना ये जताए कि उनके दिलों में कितना कुछ उमड़ रहा है। सार्थक के माता पिता पहले ही एक बार तारा के पिता भीम सिंह से उसके रिश्ते की बात कर चुके थे, लेकिन तब भीम सिंह तारा का रिश्ता ईशान से तय कर चुके थे। जब तारा को इस सच्चाई का पता चला तो उसका दिल पल भर के लिए धड़कना ही भूल गया। उसे खुद भी नहीं पता था कि कब और कैसे वह सार्थक से मोहब्बत करने लगी, लेकिन अब ये साफ था कि ये मोहब्बत उसके दिल में बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी थी। इसे खत्म करना मुश्किल नहीं, बल्कि नामुमकिन था। वह जितना उससे दूर जाने की कोशिश करती, वह उतना ही उसके ख्यालों पर सवार होता चला जाता। दूसरी तरफ सार्थक का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वे दोनों नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहे थे कि अचानक सार्थक एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर गहरी सांस लेकर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तारा को लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने हकलाते हुए कहा, सॉरी। क्या सार्थक ने बिना नजरें झुकाए अपनी बात दोहराई। अब किसी भी गलतफहमी की गुंजाइश नहीं थी। तारा ने बेकाबू एक नजर अपने पिता भीम सिंह की तरफ डाली, जिन्होंने ठीक 2 हफ्ते के बाद उसकी शादी की तारीख तय कर रखी थी। उस पल उसके दिल में मोहब्बत और मजबूरी की ऐसी जंग छिड़ चुकी थी, जिसकी हार जीत का फैसला होना अभी बाकी था। उसने तेजी से नाव में गर्दन हिला दी थी और भर्राई आवाज में बोली, मैं अपने पिता भीम सिंह को धोखा नहीं दे सकती। ये कहकर वह उठी और अपने कमरे में चली गई। वह लड़की थी, मजबूर थी। हालात ने उसे बांध रखा था, लेकिन सार्थक आदमी था। उसे अपनी मोहब्बत को पाने का रास्ता पता था। उसने तारा के अंदाज, उसकी चुप्पी और आंखों में छुपी अपनी पसंद भी देख ली थी। इसलिए उसके दिल में बची आखिरी सांस तक एक ही जिद रह गई थी कि वह अपनी मोहब्बत को जायज तरीके से हासिल करेगा। बचपन से उसने यही सीखा था कि जो पसंद आए उसे पहले सही तरीके से पाने की कोशिश करो, और अगर कोई रुकावट बने तो उसे तोड़ने के बजाय समझदारी से रास्ता बनाओ। अब उसके सामने 3 रुकावटें थी। पहली, तारा की मंगेतर, जिसकी उसने जांच पड़ताल अच्छे से कर ली थी और सच सामने था कि वो पहले ही शादीशुदा था। यहाँ भी कोई गर्लफ्रेंड के साथ खुलेआम संबंध रखता था, मगर तारा के मामले में वह रिश्ता छुपाता था। दूसरी रुकावट तारा के पिता भीम सिंह की सख्ती, और तीसरी उसकी सौतेली माँ, जिन्हें वह किसी भी तरह अपने फैसले पर असर डालने नहीं देना चाहता था। शादी का दिन आया। तारा ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर निकली थी, तभी एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। उसने संभलने का मौका भी ना मिला और हालात ऐसे बने, कुछ ही देर में वह एक आलीशान कमरे में थी, घबराई हुई, दिल दहशत से भरा हुआ। सामने सार्थक खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि अजीब सी बेचैनी थी। तारा को उस पल उससे नफरत का एहसास हुआ। उसने गुस्से में उसके सीने पर हाथ मारते हुए कहा कि वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। सार्थक ने दर्द भरी आवाज में कहा कि उसने ये रास्ता खुशी से नहीं चुना। उसने हर सही दरवाजा खटखटाया था, हर बार बंद पाया था। तारा ने नफरत में कहा, ये मोहब्बत नहीं, जिद है। इस पर सार्थक ने स्वीकार किया कि शायद ये जिद है, मगर उस जिद के पीछे सालों का इंतजार और टूटन है। उसने साफ कहा कि वह जबरदस्ती नहीं चाहता, उसे बस वक्त चाहिए, भरोसा चाहिए और सच चाहिए। पंडित जी ने शादी की रस्में पूरी की और तारा को उसके कमरे तक पहुंचा दिया गया। रात को जब सार्थक कमरे में आया तो कमरा बिखरा हुआ था। फूल, कपड़े, पानी, सब कुछ अस्त व्यस्त थे। उसने थके हुए स्वर में कहा, ये सब क्यों? तारा ने चादर ओढ़े हुए शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा कि वह अभी कुछ नहीं चाहती। सार्थक ने उसके हाथ छोड़ दिए और एकदम पीछे हटते हुए कहा कि वह उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर तारा के भीतर जमा डर थोड़ी देर को शांत हुआ। उसने थकी आंखों में कहा, उसे नींद चाहिए। सार्थक ने लैंप बंद किया, दूरी बनाए रखी। उस खामोशी में दोनों के दिल तेज धड़क रहे थे। गुस्सा, दर्द, मोहब्बत एक साथ सांस ले रहे थे। सार्थक ने धीमे स्वर में कहा कि वह उससे माफी मांगता है और 1 महीने तक दूरी की उसकी शर्त मानता है। तारा ने बिना पलटे हामी भर दी। उस रात कोई स्पर्श नहीं हुआ, सिर्फ बेचैनी थी, आंखों में नींद नहीं और दिल में अनकहे सवाल। दोनों जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी है और मोहब्बत को साबित करने के लिए सब सबसे बड़ी शर्त है। जबकि वह उसके इस अंदाज पर खुलकर मुस्कुरा दिया था। उसे पहले से ही पता था कि तारा के जीवन में आज से पहले कोई भी आदमी इस कदर पास नहीं आया था। इसी वजह से उसकी हर झिझक, हर डर उसे बेहद मासूम लगता था और यही मासूमियत
उसकी मोहब्बत को और भी पवित्र बना देती थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ मेरी जान, तुम इस तरह बेचैन नहीं करोगी, मैं वादा करता हूँ। थोड़ी ही देर में तुम्हारी सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। कोई डर नहीं रहेगा, सिर्फ मेरा भरोसा रहेगा। तारा ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई चालाकी नहीं थी, कोई लालच भी नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी और एक ऐसा अपनापन था जो उसे भीतर तक छू गया। सार्थक उससे कोई हक नहीं जता रहा था। वह तो हर पल उसकी परमिशन ले रहा था। उसकी आंखों में झांक कर उसके दिल की हालत पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तारा थोड़ी सी डरी हुई थी। उसकी आंखें अचानक आंसुओं से भर गई तो सार्थक तड़प उठा और बेचैनी से पूछ बैठा, क्या हुआ तारा? रुक क्यों रही हो? क्या तुम्हें मेरा छूना बुरा लग रहा है? बोलो ना। अगर जरा भी असहज है तो मैं अभी रुक जाऊंगा। तारा ने तेजी से नाक में गर्दन हिलाई और उसी पल सार्थक के दिल को सुकून मिल गया, जैसे उसकी सारी बेचैनी एक सांस में उतर गई हो। तारा की आवाज भर गई, पापा, भीम सिंह मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होंगे। उन्होंने मुझे सपने में भी ये दिन देखने के लिए नहीं पाला था। सार्थक ने उसके माथे पर हल्का सा हाथ रखा और पूरे यकीन के साथ कहा, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हारे पिता भीम सिंह के दिल में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं रहेगी। सारी गलतफहमियां आज ही दूर कर दूंगा, मैं हर रुकावट हटा दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। तारा के दिल में जो डर और शंकाएं कब से पल रही थी, वह आखिरकार उसकी जुबान पर आ ही गई। कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मुझसे बस आकर्षण हुआ है, और जब तुम्हारी चाहत पूरी हो जाएगी तो तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगे। सार्थक ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुम्हें अपने सीने से लगाकर रखूंगा। मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं तुम्हें जी रहा हूँ। सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। अपने पिता भीम सिंह को मेरे हवाले कर दो। मुझे अपने दिल और जिस्म दोनों पर मोहब्बत की छाप छोड़ने दो। तुम्हें अपने किसी भी फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तारा ने उसकी बातों में छल नहीं देखा, सिर्फ अपनापन और सुरक्षा महसूस की, और उसी भरोसे के साथ उसने खुद को उसके हवाले कर दिया। जैसे जैसे रात बीतती गई, सार्थक उसकी हर सांस, हर धड़कन पर अपनी मोहब्बत निछावर करता रहा। कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एहसास थे जो गहरे होते जा रहे थे। सुबह जब तारा की आंख खुली तो वह उसके बिल्कुल बगल में मौजूद था। वह उसके सीने पर सिर रखकर सोई हुई थी। उसकी धड़कनों का दबाव उसे महसूस हो रहा था। वह घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन सार्थक ने उसे फिर से अपने शिकंजे में खींच लिया, जैसे कहना चाहता हो, अब तुम अकेली नहीं हो। तारा ने धीमे से कहा, पिता के पास जाना है, तुमने मुझसे वादा किया था। सार्थक गहरी सांस लेते हुए उठ बैठा। वह जानता था कि तारा का दिल अब भी वहीं अटका है। वह उससे दूर नहीं जा रही थी, बल्कि अपने रिश्तों को समेटना चाहती थी, और ये बात उसे और भी प्यारी लग रही थी। जब वो हवेली पहुंचे तो भीम सिंह ने तारा को अपने सीने से लगा लिया और छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। सार्थक ने उन्हें पहले ही सारी सच्चाई बता दी थी। ईशांत की असलियत, उसकी शादी, उसका बदला, उसकी साजिश, सारी कॉल रिकॉर्डिंग भीम सिंह के सामने रखती थी। भीम सिंह शर्मिंदगी से टूट चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी से रो रो कर माफी मांगी, और तारा के लिए यही काफी था कि उसके पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। दूसरी तरफ सार्थक के माता-पिता ने भी तारा को पूरे दिल से अपनी बहू स्वीकार कर लिया था। लेकिन भीम सिंह ने कहा, वह अपनी बेटी की विदाई अपने हाथों से करना चाहते हैं। दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी दुनिया के सबसे अच्छे आदमी से हो रही है। हफ्ते भर बाद सार्थक और तारा की धूमधाम से दोबारा शादी हुई, और तारा सार्थक को पाकर जितनी खुश थी, सार्थक भी उतनी ही तसल्ली में था। भीम सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दे दिया था, लेकिन बच्चों को उनका हक पूरा दिया, और जब उन्होंने हवेली तारा के नाम करके बात की तो तारा ने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा, मुझे इस हवेली की जरूरत नहीं है जहां मेरी माँ की यादें कैद हैं। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मेरा सार्थक मेरे साथ है, और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। और अब जाते जाते दिल से बस इतनी सी गुजारिश है कि आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके लिखे हर नाम में मुझे अपना सा महसूस होता है, जैसे कोई अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया हो। मेरी कहानियों को समय देने, लाइक करने और आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो या मन में हल्की सी नमी और सुकून भर दिया हो, तो बस इसे लाइक कर दीजिए और उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जिन्हें एहसासों की कहानियां पसंद है।
और अगर अभी तक आपने हमारे इस छोटे से प्यार भरे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर सब्सक्राइब मेरे लिए एक भरोसा, एक मुस्कान, थोड़ा-सा प्यार होता है। हम फिर मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना स्नेह बनाए रखें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।